मैं अरविंद सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं अपने वीडियो में फिजिक्स से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। वह टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। तो हम अध्ययन करते हैं संधारित्र और परावैद्युत के बारे में। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसमें जो भी कमियां हों उसे कमेंट अवश्य करें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारा टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें पहला टॉपिक चालक। तो चालक किसे कहते हैं? चालक की परिभाषा, कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? तो वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पारा इत्यादि। अब अगला हमारा वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। वैद्युत रोधी किसे कहते हैं अथवा परावैद्युत किसे कहते हैं? वैद्युत रोधी कोई हम अचालक के रूप में भी जानते हैं। तो वैद्युत रोधी अथवा अचालक या परावैद्युत की परिभाषा, तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः वैद्युत आवेश का संचालन नहीं होता, अर्थात वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, प्रवाहित नहीं होती है, अचालक अथवा वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, कागज, अभ्रक इत्यादि। तो उदाहरण हमारा रबड़, कांच, लकड़ी, अभ्रक, कागज इत्यादि, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत रोधी पदार्थों में आवेशवाहक नहीं होते, इनमें आवेशवाहक नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। हमारा अगला टॉपिक वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के में उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि चालक को दिया गया आवेश Q हो तथा चालक में उत्पन्न विभव यदि V हो, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कोई हमारा कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट हम यहाँ मान लेते हैं C। तो यह मान हो जाएगा हमारा Q बराबर CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है। तो चूँकि फार्मूला हमारा हो गया कि Q बराबर CV, तो हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि C बराबर Q अपान V। अर्थात Q किसी चालक को दिया गया आवेश और भी चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमारी वैद्युत धारिता की परिभाषा कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली
वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक वैद्युत धारा का मात्रक एवं विमाएं। जैसा कि अभी हम फार्मूला पढ़े कि वैद्युत धारा C=Q/V। तो चूँकि C=Q/V तो C का मात्रक आवेश Q का मात्रक बटा विभव V का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हमारा कूलम और विभव का मात्रक हमारा वोल्ट। तो C का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट, अर्थात इसे हम फैरेड भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है। इसके अन्य मात्रक माइक्रोफैरड, पिकोफैरड इत्यादि होते हैं। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, 1 पिकोफैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड। ये फैरड से छोटी इकाइयाँ हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत धारिता की बीमा क्या होती है। तो वैद्युत धारिता की बीमा, चूँकि फार्मूला अभी पढ़ा गया कि C=Q/V, C की बीमा Q की बीमा बटा V की बीमा। तो Q की बीमा हमारी A/T और V की बीमा तो mL² T⁻³ A⁻⁻1। ये हमारा होता है विभव V की बीमा। तो विभव की बीमा mL² T⁻³ A⁻⁻1। जब हम इन सभी बीमाओं को एक साथ करते हैं तो हमारा मान प्राप्त होता है m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4A²। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारिता की बीमा अर्थात C की बीमा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 और A²। हमारा अगला टॉपिक विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो मान लेते हैं कि माना कोई विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A है, A मीटर है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यदि विलगित गोलीय चालक निर्वात अथवा वायु में रखा हो तो माध्यम का परावैद्युतांक 1 होगा। चालक को +Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो V बराबर फार्मूला चूँकि हमारा है 1/4πε0 Q/A, जहाँ A चालक की त्रिज्या है। अब जैसा कि हमें वैद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है तो चूँकि हम जानते हैं कि यदि चालक की वैद्युत धारिता C हो तो C=Q/V। तो अब हम V का मान रख देंगे तो Q/1/4πε0 Q/A। तो यह मान हमारा अंश में चला जाएगा, Q से Q हमारा कट जाएगा तो मान हमारा हो जाएगा C=4πε0 A। चूँकि 4πε0 का मान नियतांक होता है, 4πε0 का मान नियतांक होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि चूँकि 4πε0 एक नियतांक है, एक नियतांक है, 4πε0 एक नियतांक है, अतः C=A। अर्थात विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय
चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात विलगित गोली चालक की त्रिज्या का मान यदि बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि उसकी धारिता का भी मान बढ़ता जाता है। यदि गोली चालक की त्रिज्या हम कम करते हैं तो उस चालक की वैद्युत धारिता का भी मान कम होता जाता है। तो मान लेते हैं कि यह कोई विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र बिंदु O है, इसकी त्रिज्या A है, इस पर प्लस Q आवेश, इसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। तो माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A है निर्वात अथवा वायु में रखा है। तो जब विलगित गोली चालक निर्वात अथवा वायु में रखा हो तो माध्यम का परावर्तनांक 1 होगा। अर्थात किसी ऐसे माध्यम में यदि रखा हो जिसका परावर्तनांक K हो तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो इसके स्थान पे मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K हो जाएगा, जहाँ K उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु होता है तो उसके लिए K का मान 1 होता है, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इस चालक को प्लस Q कूलाम आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी है। तो चालक के पृष्ठ पर विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/A। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C बराबर Q/V से, तो V का मान हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/A। तो Q से Q हमारा यह कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A अंश में चला जाएगा। तो यह मान हो गया C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। चूँकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान नियत होता है, 1/9 × 10⁹ होता है। तो जब 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान नियतांक है तो हम कह सकते हैं कि C का मान A के मान पर निर्भर करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कि विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C = A। हमारा अगला टॉपिक, दो चालकों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव। तो मानते हैं, माना दो चालक जिनकी आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, इनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। माना दो चालक A व B जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। इन चालकों को आवेश Q1 व Q2 देने पर, इन चालकों को आवेश Q1 व Q2 देने पर इनके विभव में होने वाली वृद्धि क्रमशः V1 व V2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक, पहला चालक A जिसकी धारिता C1 है को यदि आवेश Q1 दिया जाए तो उसके विभव में V1 की वृद्धि होती है। दूसरा चालक B जिसका
दूसरा चालक भी जिसकी धारिता C2 है को आवेश Q2 देने पर उसके विभव में वृद्धि V2 है। तो हम कह सकते हैं, चूँकि फार्मूला पढ़ चुके हैं कि Q बराबर CV से Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। अब इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा, किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं जिसकी धारिता नगण्य है। तो जब चालक तार द्वारा हम जोड़ देते हैं जिसकी धारिता नगण्य है तो आवेश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थात कुल आवेश हमारा Q1 प्लस Q2 हो जाता है। चूँकि जोड़ने पर चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण भी होता है, क्योंकि आवेश Q1 व Q2 इन दोनों के मान परस्पर भिन्न भिन्न हैं। तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और यह पुनर्वितरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। जब इनके विभव समान हो जाते हैं तो इनका पुनर्वितरण समाप्त हो जाता है। यद्यपि दोनों चालकों की कुल आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 ही रहती है। अब चूँकि जो दोनों चालकों को जोड़ने वाला चालक तार है उसकी धारिता नगण्य है, तो दोनों चालकों की संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 होगी। तो यदि उभयनिष्ठ विभव V हो तो उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता। तो कुल आवेश का मान हमारा Q1 प्लस Q2 और संयुक्त धारिता हमारी C1 प्लस C2। तो मान हो जाएगा हमारा कि V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। जैसा कि हम पढ़ चुके कि Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। तो Q1 के स्थान पर हम रख देंगे C1 V1 और Q2 के स्थान पर रख देंगे C2 V2। तो यह मान हो जाएगा हमारा कि V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यह हमारा उभयनिष्ठ विभव V का मान होगा कि उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, जहाँ C1 C2 उन चालकों की धारिताएं और V1 V2 उनको क्रमशः आवेश Q1 और Q2 देने पर उत्पन्न विभव में होने वाली वृद्धि है। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर मान हो गया हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर उत्पन्न आवेश Q1 डैश व Q2 डैश हो, यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर उत्पन्न आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश हो, यदि पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर उत्पन्न आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश हों तब। तो चूँकि हम जानते हैं Q बराबर CV से कि Q1 डैश बराबर C1 इंटू V तथा Q2 डैश बराबर C2 इंटू V, जहाँ भी उभयनिष्ठ विभव C1 व C2 इनकी धारिता है। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश, तो यह हो जाएगा मान हमारा C1 V
अपान C2 भी। तो V से भी हमारा कट जाएगा, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर हो जाएगा मान हमारा C1 अपान C2। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो चालकों को किसी नगण्य धारिता के चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, परस्पर जोड़ते हैं, तो उन चालकों में आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर उत्पन्न आवेश की मात्राओं का अनुपात यानी Q1 डैश अपान Q2 डैश, यानी पुनर्वितरण के पश्चात उत्पन्न आवेश की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर उत्पन्न आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर उत्पन्न आवेश जो Q1 डैश और Q2 डैश हैं, तो Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात C1 और C2 के अनुपात के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात प्राप्त आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होते हैं। हमारा इसी उभयनिष्ठ विभव से संबंधित टॉपिक की स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी जब दो चालक A व B जिनको किसी पतले तार द्वारा, जिस तार की धारिता नगण्य है, जोड़ा जाता है, तो जोड़ने से पहले तार द्वारा इन चालकों को जोड़ने से पहले यदि पहले चालक का आवेश Q1 दूसरे का आवेश Q2 है, जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण होता है और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर उत्पन्न आवेश Q1 डैश और दूसरे चालक पर उत्पन्न आवेश Q2 डैश है। तो हम कह सकते हैं कि जो यदि चालकों को जोड़ने से पूर्व पहले चालक का आवेश Q1 तथा जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यदि Q हो तो Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश, चूँकि Q1 बराबर C1 V1, Q1 डैश बराबर C1 V, जैसा कि अभी पढ़ा गया। तो Q1 के स्थान पर C1 V1 और Q1 डैश के स्थान पर C1 V डैश, C1 V। तो चूँकि V उभयनिष्ठ विभव है, जैसा कि अभी उभयनिष्ठ विभव V के बारे में कि V का मान V = C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो हम मान रख देते हैं C1 V1 माइनस C1 V, C1 V1 अपने स्थान पर, V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब हम लसा लेते हैं, तो यह मान हो गया हमारा C1 V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2। अब हम कोष्टक तोड़ते हैं, तो C1 V1 का गुणा जब हम C1 में करते हैं
तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 V1 का गुणा जब हम C2 में करते हैं तो C1 C2 V1 माइनस जब हम C1 का गुणा C1 V1 में करते हैं तो C1 स्क्वायर V1, चूँकि माइनस चिन्ह आगे है तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस C1 C2 V2। अब इसे हम सरल करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 और यहाँ माइनस C1 स्क्वायर V1, तो C1 स्क्वायर V1 से माइनस C1 स्क्वायर V1 हमारा कट जाएगा। अब मान हमारा बचता है C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2। दोनों में C1 C2 उपलब्ध है, अर्थात C1 C2 हमारा कॉमन हो सकता है। तो C1 C2 जब हम कॉमन लेते हैं तो मान हमारा बचता है ब्रैकेट में V1 माइनस V2। तो यह हमारा अस्थानांतरित आवेश Q के लिए फार्मूला हो जाएगा कि अस्थानांतरित आवेश Q इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। इस प्रकार हम अस्थानांतरित आवेश के मात्रा की गणना करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जो भी आपको कमियां महसूस हुई हैं उसे आप कमेंट अवश्य करें।